हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे सितंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3। इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आज इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही कंप्लीट हो गया हमारा सितंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पूरा कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास। ओके, तो 3 पार्ट में हम लोग कवर करते हैं हर महीने के, जो हर मंथ के होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो आज 3 यानी कि थर्ड पार्ट है और पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं जिसने भी क्लास नहीं देखी है। और कंप्लीट पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं सितंबर मंथ का, जिसमें आपको तीनों ही पार्ट मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तीनों ही पार्ट मिलेंगे। जैसा क्लास में पढ़ाया गया है एज इट इज आपको पीडीएफ में भी मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा हमारा पूरा कंप्लीट क्लास एंड कंप्लीट पीडीएफ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, अदर स्टूडेंट्स को भी चैनल का नाम जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक लास्ट 9 मंथ आरबीआई सर्कुलर नहीं देखा है तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लास्ट 9 मंथ आरबीआई सर्कुलर जनवरी टू सितंबर, ये भी हमने आरबीआई सर्कुलर एमसीक्यूज फॉर्म में लिए हैं विद इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो कंटेंट जो रहेगा आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा और कंटेंट को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िएगा, डीप स्टडी करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो काफी डीप में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं प्रीवियस बैंक एग्जाम्स में। तो चाहे बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, चाहे आरबीआई सर्कुलर हो, कंटेंट आपने खुद से पढ़ना है, चाहे पीडीएफ परचेज करके पढ़े या वीडियो को पॉज करके पढ़े, आपके अकॉर्डिंग है। लेकिन कंटेंट अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छा सा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। किसी भी क्लास के पीडीएफ के रिगार्डिंग आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ परचेज करना है तो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मेरा हर प्रेजेंटेशन के साथ आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी सितंबर मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास पार्ट 3। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $212.64 मिलियन लोन फॉर कोस्टल कम्युनिटीज इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका अंडर विच प्रोग्राम। तो विश्व बैंक ने किस कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु और कर्नाटका में तटीय समुदायों के लिए $212.64 मिलियन के लोन को मंजूरी दी है? वो है श्योर, SHORE। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्योर प्रोग्राम। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड, अमाउंट भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी आ सकता है, आपसे अमाउंट भी पूछा जा सकता है। वो है $212.64 मिलियन लोन फॉर कोस्टल कम्युनिटीज इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। The loan is a part of the Strengthening Coastal Resilience and Economy SORE। SORE का full form is Strengthening Coastal Resilience and Economy Program। ठीक है, ये इसलिए है लोन का पार्ट। The financing is under the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). The project will support ecosystem conservation, plastic waste reductions, and job creation. The loan has a maturity of 23 years and a grace period of 6.5 years. The project will help the two states implement their coastal zone management plans. तो क्या बोला गया है इसमें? विश्व बैंक ने तमिलनाडु और कर्नाटक के तटीय समुदायों के लिए $212.64 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। ये ऋण तटीय लचीलापन और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण यानी कि शोर कार्यक्रम का एक हिस्सा है और ये वित्त पोषण IBRD के अंतर्गत किया जा रहा है। ये परियोजना पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण यानी कि प्लास्टिक अपशिष्ट न्यूनीकरण और रोजगार सृजन में सहायता करेगी। ऋण की परिपक्वता अवधि 23 इयर्स और छूट अवधि 6.5 इयर्स है। ये परियोजना दोनों राज्यों को अपनी तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं को लागू करने में मदद करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। On 22nd of September 2025, the Government of India signed a $125 million loan agreement with which international financial institution for the Assam Urban Sector Development Project। तो 22 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने असम शहरी क्षेत्र विकास परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
On 22nd of September, the Government of India and ADB signed a $125 million loan agreement in New Delhi. The project, called the Assam Urban Sector Development Project, aims to upgrade urban services, improve water supply, and strengthen climate resilience. It will build 6 new water treatment plants, 72 MLD 800 km of pipelines, and introduce real-time monitoring to cut water losses. In Guwahati, stormwater management in the Bahini basins will be upgraded with flood diversion channels, and a retention pond. The project also promotes urban governance reforms like GIS-based प्रॉपर्टी टैक्स एंड डिजिटल बिलिंग। तो 22 सितंबर 2025 को भारत सरकार और एडीबी ने नई दिल्ली में $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। असम शहरी क्षेत्र विकास परियोजना नामक इस परियोजना का उद्देश्य शहरी सेवाओं का उन्नयन, जल आपूर्ति में सुधार और जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता को मजबूत करना है। इसके तहत 6 नए जल उपचार संयंत्र बनाए जाएंगे, 800 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी और जल हानि को कम करने के लिए वास्तविक समय निगरानी शुरू की जाएगी। गुवाहाटी में बहिनी बेसिन में बाढ़ मोड़ चैनलों को एक जल प्रतिधारण तालाब के साथ तूफानी जल प्रबंधन को उन्नत भी किया जाएगा। नेक्स्ट, Which Indian city municipal corporation recently received $60 million, rupees 498 crore loan from the International Finance Corporation (IFC), marking the first ever direct municipal financing by IFC in India without a sovereign guarantee? Right answer, विशाखापत्तनम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो किस भारतीय शहर के नगर निगम को, तो विशाखापत्तनम के नगर निगम को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी से $60 मिलियन यानी कि 498 करोड़ रुपीस का ऋण प्राप्त हुआ, जो भारत में आईएफसी द्वारा बिना किसी संप्रभु गारंटी के पहली बार प्रत्यक्ष नगरपालिका वित्त पोषण है। IFC, International Finance Corporation, a member of the World Bank Group, has committed a loan of $60 million to the Greater Visakhapatnam Municipal Corporation. The loan tenure is 15 years at the floating interest rate of 8.15% to be repaid from GVMC owned resources. A formal agreement was signed at the AP Secretariat Amravati, marking the first ever direct municipal financing by IFC in India. This is also the first instance of a development finance institution lending to a Indian city without a sovereign guarantee. तो विश्व बैंक समूह के सदस्य आईएफसी ने ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम को $60 मिलियन का ऋण देने का वादा किया है। ऋण अवधि 8.15% की अस्थायी ब्याज दर पर 15 वर्ष यानी कि 15 वर्ष है, जिसका भुगतान जीवीएमसी के अपने संसाधनों से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the report, the NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, is developing a centralized digital credit infrastructure (CDCI) for regional rural banks. Which of the following statements about this initiative and RRBs is correct? तो रिपोर्ट के अनुसार नाबार्ड आरआरबी के लिए केंद्रीय डिजिटल ऋण अवसंरचना CDCI विकसित कर रहा है। इस पहल और आरआरबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर, the CDCI aims to digitize, automate and streamline credit processing for RRBs. Option D is the right answer. The NABARD is developing a centralized digital lending platform for regional rural banks to strengthen their competitiveness against NBFC and microfinance institutions. The initiative follows the One State, One RRB policy effective from 1st of May 2025, which consolidated 43 RRBs into 28 banks. The CDCI, Centralized Digital Credit Infrastructure, will digitize, automate and streamline credit processing for various loan products. RRBs were established in 1975 under an ordinance and later formalized by the RRBs Act 1976 to support the rural economy and supplement the cooperative credit structure.
The shareholding pattern of RRB is as follows: Government of India 50%, state government 15%, and sponsor bank 35%. Currently, to date, RRB operating through 22,158 branches across 26 states and 3 UTs: Puducherry, Jammu and Kashmir, and Ladakh. Next question. As per the report, Kotak Mahindra Bank's Kotak 811 app ranked third globally in the banking app downloads in H1 2025. Which two banking apps held the top two positions globally in downloads during H1 2025? तो रिपोर्ट के अनुसार कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 ऐप H1 2025 में बैंकिंग ऐप डाउनलोड में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा। H1 2025 के दौरान डाउनलोड में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 2 स्थान किन 2 बैंकिंग ऐप ने हासिल किए हैं? तो वो किए हैं न्यू बैंक ब्राजील एंड रिवॉल्ट यूके। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कोटक महिंद्रा बैंक्स Kotak 811 app ranked third globally in banking app downloads in H1 2025 with 16 million downloads, surpassing SBI YONO app at the 4th position with 14 million downloads. ठीक है, तो कोटक 811 ऐप जो है वो थर्ड पे रहा है। फर्स्ट है न्यू बैंक जो ब्राजील का है और एंड रिवॉल्ट जो यूके से है। तो कोटक 811 जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, तो कोटक recorded a 250% year-on-year growth, the fastest growth rate among global banking apps, with Nubank Brazil and Revolt UK held the top 2 position. Okay, कोटक महिंद्रा बैंक का जो कोटक 811 ऐप है वो 2025 की पहली छमाही में बैंकिंग ऐप डाउनलोड में 1.6 करोड़ डाउनलोड के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा, जबकि SBI योनो ऐप 1.4 करोड़ डाउनलोड के साथ चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। As per RBI's 2025 directions, all digital payment transactions must follow which of the following? RBI के 2025 के निर्देशों के अनुसार सभी डिजिटल भुगतान लेन देन में निम्नलिखित में से किसका पालन करना होगा? Two-factor authentication, 2FA is the right answer. The RBI has issued the authentication mechanism for Digital Payment Transaction Direction 2025 effective 1st of April 2026 for domestic payment and 1st of October 2026 for certain cross-border card not present transactions. All digital payment must follow two-factor authentication 2FA with at least one dynamic factor OTP biometric token unique to each transactions. Factors including something you know, PIN password, something you have, device token, and something you are biometrics. Risk-based authentication is allowed with issuers applying extra checks for high-risk transactions, example DigiLocker, confirmation, behavioral analysis. Exemptions: small value contactless card payment, recurring transactions, post first prepaid instruments fact, NETC, small value offline payments, and corporate travel bookings. Issuer must ensure compliance, promote biometric passkeys, device-based tokens, and compensate customer for losses due to non-adherence. Next question. Who became the chairman of Piramal Finance Limited after the merger with Piramal Enterprises Limited? तो Piramal Enterprises Limited के साथ विलय के बाद Piramal Finance Limited के अध्यक्ष कौन बने हैं? Right answer option B, Anand Piramal. On 23rd of September 2025, Piramal Enterprises Limited completed its merger with Piramal Finance Limited after NCLT approval. PEL shareholder received 1:1 equity share of PFL and PEL was delisted from stock exchanges. Anand Piramal took charges as chairman of Piramal Finance while Jairam Sridharan continues as MD and CEO. The merged entity is now an RBI regulated NBFC investment and credit company NBFC ICC with an AUM of 89,000 crore. Piramal Finance will focus on retail and MSME lending 93% of assets. The merger streamline operations, boost capital efficiency and strengthens Piramal's positions in India's financial sector.
तो 23 सितंबर 2025 को एनसीएलटी की मंजूरी के बाद पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने पिरामल फाइनेंस लिमिटेड के साथ अपना विलय पूरा किया है। पीईएल के शेयरधारकों को पीएफएल के 1:1 इक्विटी शेयर मिले और पीईएल को स्टॉक एक्सचेंजों से डीलिस्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which Japanese credit rating agency upgraded India's long-term sovereign credit rating to BBB plus with a stable outlook September 2025? तो हाल ही में किस जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की दीर्घकालिक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग को स्थिर आउटलुक के साथ BBB प्लस तक अपग्रेड किया है? तो वो है रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन R&I. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. The government of India welcomed the decision by Japanese credit rating agency Rating and Investment Information R&I to upgrade India's long-term sovereign credit rating to BBB plus from BBB with a stable outlook. This marks the third sovereign credit rating upgrade in 2025 following S&P upgrade to BBB from BBB minus in August 2025 and Morningstar DBRS upgrade to BBB from BBB low in May 2025. Next question. The Department of Telecommunications signed an MOU with which organization to combat cyber crimes and financial fraud? Right answer. Financial Intelligence Unit India FIUIND is the right answer. Option C. तो दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIUIND is the right answer. The Department of Telecommunication and the Financial Intelligence Unit India FIUIND signed a landmark MOU in New Delhi, Memorandum of Understanding MOU. The pact aims to combat cybercrimes and financial fraud through real-time data and intelligence sharing. DoT will provide inputs via the Digital Intelligence Platform DIP, while FIUIND will use its Financial Intelligence Network Exchange portal. Key tools include the Financial Fraud Risk Indicator FRI, Mobile Number Revocations List MNRL, and Suspicious Transactions Report STRs. This collaboration shifts India's fraud response from reactive to proactive, safeguarding telecom networks and digital financial system. Next question. Which new category of institutions did the RBI allow to participate in rupee non-deliverable derivative contracts and DDCs? तो RBI ने किस नई श्रेणी के संस्थानों को रुपया गैर वितरणीय व्युत्पन्न अनुबंध NDDC में भाग लेने की अनुमति दी है? राइट आंसर स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स SPDs is the right answer of this question. The Reserve Bank of India allowed standalone primary dealers authorized as authorized dealer category third AD Cat third to participate in rupee non-deliverable derivatives contracts. Earlier, only AD's Cat 1 banks and IFSC's banking units were permitted. The move expands SPD's role as market makers beyond government securities. It provides residents and non-residents with wider hedging options against currency risk. The step is expected to deepen liquidity and align offshore and onshore rupee markets. तो RBI ने अधिकृत डीलर श्रेणी थर्ड के रूप में अधिकृत स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स को रुपया नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में भाग लेने की अनुमति दे दी है। इससे पहले केवल AD श्रेणी 1 बैंकों और IFSC बैंकिंग इकाइयों को ही इसकी अनुमति थी। इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों से आगे बढ़कर बाजार निर्माताओं के रूप में SPD की भूमिका का विस्तार हुआ है। यह निवासियों और गैर निवासियों को मुद्रा जोखिम के विरुद्ध व्यापक हेजिंग विकल्प प्रदान करता है। इस कदम से तरलता में वृद्धि और अपतटीय तथा तटीय रुपया बाजारों के बीच तालमेल बढ़ने की भी उम्मीद है। तो ये हमने कंप्लीट किया है अपना सितंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। PDF के रिगार्डिंग आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं और
वीडियो अच्छी लगे तो अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और डिफरेंट सोशल मीडिया पे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको दिए गए हैं। जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।